नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। जस्टिस कर्णन की अवमानना का मामला आपको याद ही होगा। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर में भी आया है, जहां हाईकोर्ट जबलपुर ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र श्रीवास के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। पूर्व न्यायाधीश याचिकाओं और आवेदनों पर निराकरण न होने के चलते लगातार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजों के खिलाफ तीखी टीका टिप्पणी कर रहे थे। इस मामले में रिटायर्ड एडीजे ने 8 पेज का अपना जवाब दाखिल कर दिया है। वहीं प्रत्युत्तर के लिए अतिरिक्त महाअधिवक्ता ने 15 दिन का समय मांगा है। देखिए न्यूज़ ग्राउंड जीरो की ये खास रिपोर्ट। ये है सेवानिवृत्त एडीजे राजेंद्र श्रीवास। ये खुद को जबरन सेवानिवृत्त एडीजे लिखते हैं। लंबे समय से ये याचिकाओं और आवेदनों के निराकरण नहीं होने पर टीकाएं टिप्पणियां लिख रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के सामने धरने पर बैठ चुके श्रीवास एडीजे रहते हुए नीमच से जबलपुर तक साइकिल से न्याय यात्रा भी कर चुके हैं। राजेंद्र श्रीवास फिर चर्चा में है क्योंकि हाईकोर्ट जबलपुर ने इनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें इन पर टीकाएं टिप्पणी लिखने पर न्यायालय अवमानना का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पूर्व एडीजे राजेंद्र श्रीवास के अधिवक्ता नीरज सोनी ने बताया कि मामले में लिखित जवाब दाखिल कर दिया गया है। ये जो मामला है न्यायालय की अवमानना से, जिसमें हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, क्या मामला है और अभी किस स्टेज में है? इस मामले में मैं अनाविदक श्री आर.के. श्रीवास, जो कि रिटायर्ड अपर जिला सत्र न्यायाधीश रहे हैं तथा वर्तमान में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय ने सू मोटो कंटेम्प्ट पिटीशन में कॉग्निजेंस लिया है और उनके विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की धारा 2C सेक्शन 14 और 15 इन धाराओं में कॉग्निजेंस लिया जाकर उनको नोटिस जारी किया गया था। तो हमने उपस्थित होकर अपने पक्षकार की ओर से इस मामले में दिनांक 26/10/2021 को रिप्लाई दिया है, जिस पर प्रति उत्तर के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता के द्वारा 15 दिन का समय लिया गया है। ये किस तरीके से न्यायालय को जो अवमानना का मामला है इसके लिए आगे आना पड़ा? क्या कह रहे हैं न्यायालय और किस बात के लिए कह रहे हैं? जो माननीय उच्च न्यायालय की ओर से जो सुमोटो कॉग्निजेंस लिया गया है, उसमें हमें जो पिटीशन प्राप्त हुई है उसमें जो लिखित आधार हैं उसमें ये उल्लिखित किया गया है कि हमारे पक्षकार ने राष्ट्रपति महोदय को एक प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति महोदय के द्वारा जो आदेश पारित किए गए उनमें जो विधि की त्रुटियां थी उनके संबंध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के समक्ष शिकायत की गई थी और उक्त संबंध में व्हाट्सएप पर जो टिप्पणियां की गई थी उनको लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है और जिसका हमने विधिवत जवाब माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर के समक्ष हमने डिवीजन बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया है। वहीं इस मामले में न्यूज़ ग्राउंड जीरो ने पूर्व एडीजे राजेंद्र श्रीवास का पक्ष भी जाना। सर, ये जो हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ एक सुमोटो एक अवमानना का मामला जो दर्ज कर दिया है और उसके लिए आपको कंटेम्प्ट भेजा है, तो ये पूरा मामला, इसमें आपने जवाब भी दाखिल कर दिया है, तो पूरे जी मैंने इसमें जवाब दाखिल कर दिया है और माननीय उच्च न्यायालय ने जो संज्ञान लिया है वो मेरे द्वारा 14 जुलाई 2021 को माननीय जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला जी द्वारा जो अवैधानिक और विधि विरुद्ध और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध जाकर आदेश पारित किया गया था, उसके विरुद्ध शिकायत की थी। उस शिकायत को आधार मानते हुए उन्होंने अवमानना माना। क्या इस देश में किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो अवैधानिक आदेश पारित करे, शिकायत करना क्या अवमानना है? पहली बात। दूसरा, यदि वो शिकायत की गई है तो जब तक वो शिकायत झूठी ना पाई जाए तो क्या अवमानना दर्ज कर सकते हैं? ये तानाशाही पूर्ण रवैये को अपनाते हुए कि कोई व्यक्ति
जस्टिस महोदय कोई अवैधानिक या विधि विरुद्ध आदेश या माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के विरुद्ध जाकर कोई आदेश पारित करे, तो ऐसे आदेशों के कोई व्यक्ति अपनी आवाज को न उठा सके, इस आशय से ये अवमानना याचिका मेरे विरुद्ध संस्थित की गई है। और निश्चित रूप से ये अवमानना याचिका जब अंतिम रूप से निराकृत होगी, ये अवमानना याचिका के रूप में दर्ज भी होना मुश्किल है, क्योंकि अभी अवमानना जो है प्रारंभिक सुनवाई पर नियत की गई है। अवमानना का तात्पर्य होता है किसी आदेश की अवमानना। मैंने किसी आदेश की अवमानना नहीं की, बल्कि अवमानना तो जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के जो 2014 और 2015 के निर्णय थे, उनके अगेंस्ट जाकर के आदेश पारित किया गया है। यदि उनको इतना अवमानना का प्रकरण लग रहा है, तो मेरे विरुद्ध उसी टाइम खुद ही अवमानना कार्रवाई करना है, किसी अन्य व्यक्ति को इसमें नियुक्त करने की क्या आवश्यकता है। जी, तो सर अब जो आपने जो दबाव दिया है, तो हाँ। उसमें ये कहीं से मतलब लगता है आपको कि अवमानना की श्रेणी में आएगा? चूंकि मैं बिल्कुल नहीं, मैंने अवमानना अधिनियम 1971 और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग रूल्स 1980 जो उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए हैं, उसका पूर्ण रूप से अवलोकन किया है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अवैधानिक आदेश पारित किया जाता है या यदि उसकी शिकायत की गई है, तो यदि शिकायत, पहले बात तो जब तक आप उसको फर्जी ना पालें, झूठी ना पालें, तब तक अवमानना कार्रवाई कैसे करते? आपको पहले जांच करनी चाहिए थी कि मेरे द्वारा जो शिकायत की गई है वास्तविक तथ्यात्मक और विधि के बिंदुओं पर की गई है अथवा नहीं। आपने उठे बस सीधे अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए नोटशीट लिख दी। अब चूंकि आपके पास में तख्तो-ताज है, कुछ भी कर सकते हो, किसी को दबाने के लिए ये देश नहीं है। ये हिटलर शाही जो आदेश पारित किया गया है, वो निश्चित रूप से एक दिन अपास्त किया जाएगा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा या फिर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा। सर, आमतौर पे ऐसे मामलों में चूंकि आप पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, एडीजे के पद पे रहे हैं, और आपने जिस तरीके से ये जो मामला जो आपके ऊपर आया है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे लोग बोल भी नहीं पाते हैं, और यहाँ तो आपने जो बताया है कि न्याय निर्णयों में जो गड़बड़ियां हो रही थी या जो देरी हो रही थी, माने नहीं जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश, उसके खिलाफ आपने शिकायत की थी, उस पर ही दर्ज कर लिया है, तो आप न्यायाधीश होने के बावजूद भी आपके खिलाफ इस तरीके का मामला आ जाना? सब आप सत्ता का दुरुपयोग तो कोई भी कर सकता है। मेरा मानना है कानूनी रूप से लड़ रहे हैं। यदि कानूनी रूप से मेरी लड़ाई सही है, तो मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। यदि अवैधानिक रूप से, तो किसी को भी दबाया जा सकता है। अगर एकदम, मैं तो इस बिंदु के ऊपर शास्त्रार्थ करने के तैयार हूँ जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला साहब से, यदि उनका आदेश सही है, मैं खुद 6 महीने क्या 6 साल के लिए जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन अपने आदेश को जस्टिफाई कर दें। लेकिन जहां तक रही बात आपको दबाने की, तो कोई भी व्यक्ति, ये शिक्षा के अभाव में इस देश में दब रहे हैं। जिस दिन लोग शिक्षित हो जाएंगे, संविधान को जान जाएंगे, कानूनों को जान जाएंगे, उस दिनांक को जस्टिस लोगों की तानाशाही खत्म हो जाएगी। बहुत धन्यवाद सर, आपने न्यूज ग्राउंड जीरो से बात की। थैंक यू सर। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।